गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में आपको इसमें अध्याय 9 अध्याय, इसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय पढ़ा था। 8वें अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े थे। यूएनओ का जो था उसका क्या अर्थ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका सिद्धांत क्या था, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करने से पूरे देश को, पूरे विश्व को क्या लाभ हुआ, ये हम लोगों ने अध्याय 8 में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो विदेश नीति है अध्याय 9 में। तो विदेश नीति क्या है ये वाला, तो इसके ये जो पार्ट दिया है आपका, उसमें जो बच्चा है वो और टीचर और उसके माता पिता के बीच में जो बातें हो रही थी और उसने फिर बाद में उसे फिर समझाया गया कि पासपोर्ट क्या है, विदेशों में जाने से हमको क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें विदेश नीति क्या है, और उसी में देखेंगे भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति थी वो क्या है, और इसमें जो पंचशील के सिद्धांत थे उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। तो आज हम लोग भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भाग 1 पढ़ेंगे। इसका जो भाग 1 है इसमें बच्चे, टीचर और उसके माता पिता के जो बातचीत है उसको पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे जो बच्चा है वो बात करता है, अजीत नाम का जो छोटा सा बालक है वो अपने माता पिता के साथ बहुत दिन पहले नेपाल से घूम कर आया था। यहाँ से वह अपने दोस्तों के साथ कुछ नेपाली खिलौने भी लेकर आया था। जब वह नेपाल घूमने गया था तो अपने दोस्तों के लिए नेपाली खिलौने लेकर आया था। अगले सप्ताह उसके चाचा जी कुवैत से आ रहे थे और आने वाले थे। वह अपने माता पिता से कह रहा था कि यह अपने चाचा जी के साथ कुवैत जाएगा। तब उसके माता पिता जी ने कहा कि वह कुवैत नहीं जा सकता, उसके लिए उसको कुवैत नहीं जा सकता। कुवैत जाने के लिए उसे पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो जो अजीत नाम का लड़का था वो पूछता है कि वहाँ मैं कुवैत क्यों नहीं जा सकता और ये पासपोर्ट क्या चीज़ है, पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो उसके माता पिताजी बोलते हैं कि पासपोर्ट के बारे में, या पासपोर्ट क्या है इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, आप स्कूल जाना तो अपने शिक्षक से पूछना। दूसरे दिन अजीत ने पूछा ये पासपोर्ट क्या है, और अजीत के माता पिता ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि पासपोर्ट क्या है, वह स्कूल की शिक्षिका से पूछना। अजीत ने अपने स्कूल में आकर शिक्षिका से पूछा और बहन जी ने कहा बहन जी कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है, पासपोर्ट क्या है, क्या होता है ये, मतलब पासपोर्ट क्या होता है, शिक्षक को समझाने के लिए वो कहता है। तो शिक्षिका कहती है पासपोर्ट एक तरह का तुम्हारा पहचान पत्र होता है। जिस तरीके से तुम परीक्षा में बैठते हो तो उसके लिए हमको किस चीज़ की, एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से हम जब दूसरे देश में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हमको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह पहचान पत्र इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इस बात का पता चल सके कि यह यात्रा करने वाले व्यक्ति तुम ही हो और तुम्हारा नाम पर कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर यात्रा नहीं कर सकता है। और हो यहाँ पर देखेंगे केवल पासपोर्ट होने से ही हम किसी भी देश में नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए हमें उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपको भी मालूम होगा कि हम भारत में रहते हैं, भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। किंतु जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमको वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमको भारत की नागरिकता प्राप्त है, और भारत की नागरिकता प्राप्त होने के कारण से हम भारत के नागरिक कहलाते हैं। अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हमको कोई भी नागरिकता प्राप्त नहीं होती, खाली पासपोर्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारा पहचान पत्र होता है, जो ये बताता है कि ये व्यक्ति उस देश का है। और यहाँ पर पासपोर्ट होने से ही नहीं बल्कि हमको उस देश में जाने के लिए अपने देश के अधिकारी और दूसरे देश के जो जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ के देश के अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है।
अजीत हैरान रहे होकर शिक्षक को बताया कि मैं कुछ दिन पहले नेपाल गया था। नेपाल अपने माता पिता के साथ माता पिता के साथ घूमकर आया हूँ। नेपाल जाने के लिए तो हमें कोई भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, और परंतु कुवैत जाने के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो शिक्षक ने बताया कि प्रत्येक देश ने दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में आने और जाने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। प्रत्येक देश जो शिक्षिका है वो बताती है उस बच्चे को कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, किंतु कुवैत नहीं है, और हर एक देश का जो नियम होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए कुवैत भी क्या है, कुवैत में जाने के लिए हमको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। देश की यहाँ ज़रूरतों का भी यहाँ पर ऐसे नियम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा में पहुँचते ही शिक्षिका ने दोस्तों यहाँ पर बच्चों को संविधान की उद्देशिका के बारे में बताया और दोबारा पढ़ने को कहा, और शिक्षिका ने बताया कि यहाँ पर उद्देशिका का पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण शब्द है। यह वहाँ पर जब शिक्षिका और बच्चे स्कूल कक्षा में जब प्रवेश करते हैं तो शिक्षिका उसी पाठ को फिर से दोबारा पढ़ने को कहती है, और वह कहती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि हर एक देश के लिए बहुत ज़रूरी शब्द है। बच्चों पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपने आप में परिपूर्ण होना और किसी के ऊपर निर्भर ना होना, ये चीज़ बताया है उसने, और ये हर एक देश के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है, जिसका मतलब है हमारा देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने तथा घरेलू नीति एवं नियमों बनाने के लिए आज़ाद होता है। कोई भी पैसे वाला देश अपने पैसे के ताकत पर या बल पर अपनी ज़रूरतों की नीतियाँ बनाने के लिए हम पर दबाव नहीं डाल सकता। वो आत्मनिर्भर, जिसको हम कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर होना, और कोई भी जो दूसरा देश है वो अपनी ताकत पर या फिर अपने पैसे की ताकत पर दूसरे देश के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है अगर वह देश आत्मनिर्भर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ यहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए यह योजना बनाई जाती है और नियम बनाए जाते हैं, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। किसी भी देश में संबंध स्थापित करने के लिए, विश्व में इतने सारे देश हैं, वहाँ पर एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर उसकी जो विदेश नीति वो बनाई जाती है, तब संबंध स्थापित होता है। विदेश नीति जरूरी होती है क्योंकि सभी देशों में की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती है। सुरेश ने पूछा। शिक्षिका ने बताया, सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती है। राजू ने कहा, एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन हर एक मोहल्ले में कई सारे लोग रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पड़ोसी लोग हैं, लेकिन हर एक पड़ोसी से एक जैसा संबंध नहीं है, किसी से अच्छा है, किसी से मध्यम है, किसी से नहीं है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि किसी भी देश में पड़ोसियों का जो संबंध होता है, देशों का जो संबंध होता है वो अलग अलग होता है, और उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर वो करते हैं। किसी भी देश में यहाँ पर आना जाना कम होता है तो किसी के यहाँ अधिक होता है। उसी प्रकार से जैसे मोहल्ले में हम लोग किसी के यहाँ बहुत आना जाना करते हैं और किसी के यहाँ कम आना जाना करते हैं, वैसे देश में भी स्थापित होता है कि किसी के यहाँ हम लोग किसी देश में हम लोग का आना जाना बहुत अधिक होता है, किसी देश में बहुत कम होता है। तो दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देशों के मुख्य ज़रूरत अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। सभी देशों में जब संबंध स्थापित करते हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि अपनी देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा होना आवश्यक है। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती एवं सहयोग करने की कोशिश करता है जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक देश क्या है, वह दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना चाहता है जो देश उसकी देश की सुरक्षा चाहता है। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय, जिसमें हम लोग हर एक राज्य की सुरक्षा चाहते हैं और हर एक राज्य से संबंध स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग देश भी क्या है, अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिए हर एक देश से संबंध स्थापित करना चाहता है। इन देशों की जो वायु सीमाएं का भी भारत पर के खिलाफ प्रयोग न किया जाए।
और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि कोई भी विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न करे। किसी भी देश को दूसरे देश में के साथ संबंध स्थापित की योजना बदलती रहती है, और हर एक देश जब किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है तो उसकी हर एक योजनाएं क्या होते रहती हैं, बदलते रहती हैं। इसमें भारत में भी कई बार यहाँ पर संबंध की योजनाएं बदली है। सन 1962 में जब चीन द्वारा भारत पर उत्तर पूर्व तथा उत्तर दिशा पर किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हम ज़्यादा सेना और हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है। आज भी वो चाहता है कि जो हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है, सभी से हम संपर्क अच्छे से स्थापित करके रखें, जिससे हमारा जो संबंध है वो अच्छा रहे। लेकिन जो दूसरा देश है वो ये चाहता है कि हम उस पर आक्रमण करें। तो 1962 में भी भारत चाहता था कि चीन हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश बने, किंतु सन 1962 में भारत की ये गलत फैमिली थी कि वो ये नहीं चाहता था कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता है, बहुत सारे बंदूकों की आवश्यकता है। वो शांतिपूर्वक वो संबंध स्थापित करना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं था, वो गलत था। फिर उसके बाद देखेंगे चीन के साथ होने वाली जो लड़ाई में भारत की काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो सन 1962 में जो लड़ाई हुई थी उससे चीन और भारत के बीच में, उससे भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सैनिक शक्तियों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसमें योजनाओं में विदेश नीति के साथ हम संबंध की योजनाओं में कुछ बदलाव किए गए थे और सेनाओं के हथियारों में भी वृद्धि की गई थी। और जो नियम यहाँ पर जो बदलाव हुआ था उसमें सैनिक शक्तियों को भी बढ़ाया गया था, हथियारों को भी बढ़ाया गया था, ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को कर सके। फिर देखेंगे यहाँ पर राखी ने पूछा, क्या भारत की सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं? तो शिक्षिका बताती है कि भारत ने अपने लिए कई सिद्धांत बनाए हैं। जैसे पहला देखोगे इसमें देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना, उस पर विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत था। भारत की सबसे प्रमुख सिद्धांत ये था कि किसी भी देश की सीमाओं का सम्मान करना, वह सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए यह भी जरूरी था कि एक देश दूसरे देश पर हमला न करे। दूसरा यहाँ पर उसका प्रमुख सिद्धांत था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करके वह उसे घरेलू संबंध स्थापित करे। तीसरा उसका सिद्धांत था सभी देशों को समान रूप से आदर करे और उनकी पहचान जो होगी वह समानता के साथ उसका सम्मान करे। फिर चौथा इसमें उसका प्रमुख सिद्धांत था कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत का सबसे प्रमुख सिद्धांत था कि किसी भी गुट में वो शामिल नहीं होना चाहता था। भारत की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा था, और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सोवियत संघ और जो अमेरिका थे जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों पर अपना गुट शामिल कर लिया था, और भारत वह जानता था कि वह किसी भी गुट में अगर शामिल होता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर वो गुट के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर वो बाटा विश्व शांति के लिए हानिकारक होगा। किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब है किसी भी मामले में हमारी स्वतंत्र मत का कोई भी अर्थ नहीं है, और इसलिए वह भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। यही भारत की गुट निरपेक्ष नीति है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, यानी अन्य देशों में अन्य यहाँ के साथ संबंध एवं स्वतंत्र रूप से जो निष्पक्ष रूप से विचार विमर्श का निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर यानी अन्य देशों के साथ वह जो भी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जो निर्णय लेता था, जो विचार विमर्श करते थे या निर्णय लेते थे, वही भारत की विदेश नीति कहलाई थी, जो विश्व के गुट में शामिल नहीं हुआ था, और इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी अन्य देशों के साथ
संबंध में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो विचार विमर्श एवं निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो भारत के किसी भी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ था, और इसे ही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया था। गुटनिरपेक्ष की इस नीति में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के लिए आवश्यक जो मानकर धीरे धीरे कई देश इसे अपनाने लगे। इसे अपनाने वाले जो राष्ट्र का समूह गुटनिरपेक्ष राष्ट्र में बदलने लगा था। तो बच्चों इसमें देखेंगे भारत की जो विदेश नीति थी वो क्या थी कि हर एक देश की सीमाओं में का सम्मान करना, किसी भी कारणवश उस पर आक्रमण न करना, यहाँ पर एक देश से दूसरे देश के संबंधों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें भारत की विदेश नीति के नियम के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार आते हैं। और इसीलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी गुट में अगर मैं शामिल होता हूँ तो उससे उसकी स्वतंत्र मत का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आज हम लोग भाग 1 पढ़े हैं। इस पाठ को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर इसका जो प्रश्न निकलता है उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।